प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब फिर लहासा की ओर पाठ का चौथा क्वेश्चन है। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने के प्रयास क्यों नहीं किए? शेखर विहार में सुमत के बहुत से यजमान रहते थे। शेखर विहार में सुमत के बहुत से यजमान रहते थे, जिसके पास जाकर सुमत क्या करते था? गंडा बांटते थे, गंडा बेचते थे। बोध गया से लाए गए इन गंडों को बांटने में अधिक समय लग जाता था। इसलिए लेखक ने सुमत की यजमानों के पास जाने से रोक दिया। सुमत को पहली बार यजमानों के पास जाने से क्यों रोका? इसलिए रोका कि शेखर विहार में सुमत के बहुत सारे यजमान रहते थे, और जहाँ जा करके सुमत क्या करते थे? गया से लाए हुए गंडे को बेचते थे और बेचने में अधिक समय लगता था। लेकिन दूसरी बार लेखक को शेखर विहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ मिल गई थी। कितनी पोथियाँ मिल गई थी? 103 पोथियाँ मिल गई थी। इन भारी भरकम पोथियों के पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। इसलिए लेखक उस समय इनके अध्ययन में रम चुका था, इसलिए दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। पहली बार गंडा बेचने में ज़्यादा समय लगता था, इसलिए यजमानों के पास जाने से रोका। और दूसरी बार इसलिए नहीं रोका कि जो बुद्ध वचन की 108 पोथियाँ थी, इन भारी भरकम पोथियों को पढ़ने में अधिक समय लगता था। लेखक उस समय इनके अध्ययन में रम चुका था, पढ़ने में लीन हो चुका था, इसलिए उसने दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। तो चौथे प्रश्न का आंसर आपको क्लियर हो गया। पांचवा क्वेश्चन, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान जब लेखक यात्रा कर रहा था, तो उन परिस्थितियों में कौन कौन सी समस्याएं उसके सामने आई, कौन कौन सी कठिनाइयां आई? तो उस समय यात्रा के दौरान लेखक को ऊंची नीची पहाड़ी रास्ते से जाना पड़ा और तेज धूप में यात्रा करना पड़ा। उसे यह यात्रा डाकुओं के भय के साए में करनी पड़ी। लेखक को यह यात्रा डाकुओं के भय के साए में करनी पड़ी। उस रास्ते में डाकुओं जैसी सूरत को देखते ही लोग क्या कहते थे? कुची कुची, 1 पैसा कहकर उसे भीख मांगनी पड़ती थी। लेखक का घोड़ा सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ भी गया था। समय से न पहुंच पाने के कारण उसे सुमत के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। वापस आते समय उसे अपना सामान पीठ पर लादकर ढोना भी पड़ा और भिखमंगे के भेष में यात्रा भी करनी पड़ी। तो प्रिय बच्चों, पांचवें क्वेश्चन के आंसर को आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि ऊंची नीची पहाड़ी रास्ते से जाना पड़ा, धूप में यात्रा करना पड़ा, डाकुओं के भय में यात्रा करनी पड़ी, डाकुओं जैसी सूरत को देखते ही लोग कुची कुची 1 पैसा कहकर भीख भी मांगनी पड़ी। लेखक का घोड़ा सुस्त था, इसलिए अपने साथियों से क्या हो गया? बिछड़ भी गया था। समय से न पहुंच पाने के कारण उसे सुमत के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। वापस आते समय सामान पीठ पर लाद कर ढोना भी पड़ा और भिखमंगे के भेष में यात्रा भी करनी पड़ी थी। यह कठिनाइयाँ लेखक के सामने आई यात्रा के दौरान। छठा क्वेश्चन है,
प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार बताए कि उसमें तिब्बती समाज कैसा था। इस कहानी के सारांश में आपको बता भी दिए कि तिब्बत का समाज कैसा था। तिब्बती समाज बहुत खुला हुआ था, जिसमें जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। तिब्बत के समाज के लोग कैसे थे? खुला हुआ समाज था। जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच जैसे बातें नहीं होती थी और महिलाएं पर्दा भी नहीं करती थी। वे जो भी अपरिचित जाता था उसे चाय बनाकर पिला भी दिया करती थी। जान पहचान के बिना लोग रात बिताने के लिए आश्रय नहीं देते थे। जान पहचान के बिना लोग जो परिचित नहीं थे उनको रात में रहने के लिए जगह नहीं देते थे। समाज में मदिरापान का रिवाज था। मदिरापान छंग पीकर लोग मदमस्त रहते थे। शाम के समय सभी वहाँ के लोग छंग पी करके अपने होश में नहीं रहते थे और लोग धार्मिक प्रवृत्ति के तथा अंधविश्वासी भी थे, जो गंडे के नाम पर साधारण कपड़ों के टुकड़ों पर भी विश्वास कर लेते थे। जैसे बोधगया से लाए हुए सुमत के जो गंडे थे वह कपड़े के बने हुए सूत के होते थे, वहीं से सूत फाड़ करके दे देते थे, उससे गंडे मानकर लोग विश्वास करते थे। तो लोग वहाँ के धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अंधविश्वासी थे। इसके बाद आइए 7वां क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसमें टिक करना है। 8वां क्वेश्चन रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति में सुमत के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमत के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। सुमत की विशेषताएं, मैं कल भी उसकी चर्चा की थी कि सुमत की व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित रूप में इस प्रकार हैं। सुमत मिलनसार एवं हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। कैसे थे? सुमत मिलनसार थे, हंसमुख प्रवृत्ति के थे। जो लोगों से समय समय पर हमेशा क्या करते थे? मिला करते थे, किसी से कटुता का व्यवहार नहीं रखते थे। सुमत उन लोगों के बीच क्या थे? धर्मगुरु के समान थे। सुमत उन लोगों के बीच धर्मगुरु के समान थे जो उन्हें बोधगया से लाए गंडे दिया करते हैं। सुमत समय के बहुत पाबंद थे, पंचुअल रहते थे। वे समय पर लेखक के न पहुंचने पर नाराज भी हो गए थे। आप इस कहानी पढ़े होंगे कि एक बार लेखक बिछड़ गया था और देर से पहुंचा तो सुमत नाराज हो गए थे। इसलिए सुमत समय के क्या थे? बहुत पाबंद थे। लेकिन सुमत लालची स्वभाव वाले हैं। वे यजमानों में बोधगया में लाए गंडे समाप्त होने पर साधारण कपड़े के गंडा उन्हें देकर धन भी ले लेते थे, इसलिए लालची स्वभाव के थे। सुमत बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी रखते थे। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति के बारे में वो जानकारी भी रखते थे और आतिथ्य सत्कार में कुशल थे। आतिथ्य सत्कार करने में बहुत निपुण थे। उन्होंने लेखक का इंतजार करते हुए चाय को 3 बार गर्म किया। तो इसी से पता चलता है कि सुमत के आतिथ्य सत्कार में बहुत कुशल और निपुण थे। आइए रचना अभिव्यक्ति का 9वां क्वेश्चन। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। अब देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेशभूषा के आधार पर व्यक्ति को उचित स्थान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो आज के परिवेश में सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आंकलन उसकी वेशभूषा देखकर ही किया जाता है। जब पहली बार कोई व्यक्ति मिलेगा
तो उसकी वेशभूषा देख करके लोग आंकलन करते हैं और जाते समय उसके विचारों से। लोग व्यक्तित्व के कपड़ों को देखकर एक धारणा बना लेते हैं और उनका मान सम्मान भी वैसा ही करते हैं। स्वयं लेखक को भी इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। मेरे विचार से तो व्यवहार का तरीका व्यक्ति की वेशभूषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा कपड़ा पहना हो लेकिन उसके पास ज्ञान ना हो, तो अज्ञानी हो, तो उसकी वेशभूषा के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए? नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि अच्छे कपड़े पहनने वाले बहुत अच्छा इंसान ही हो। यदि ऐसा होता तो सभी सफ़ेदपोश नेतागण अच्छे व्यक्ति होते। सभी सफ़ेदपोश कपड़ा पहनने वाले नेतागण कैसे होते? अच्छे होते। लेकिन अच्छी वेशभूषा जो धारण किया हुआ हो और ज्ञानी हो तो उसे भी सम्मान देना चाहिए। यदि ऐसा होता कि सफ़ेदपोश अच्छे नेतागण अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उनको सम्मान वह मिले, उनका उपहास भी होता है। अच्छी वेशभूषा में बुरे विचारों वाले लोग भी रहते हैं। सस्ते तथा निम्न कपड़े में कोई भी व्यक्ति निम्न कोटि का हो सकता है। सस्ते कपड़े पहन करके निम्न कोटि का व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है। कैसे? कीचड़ में खिलने से कमल की सुंदरता कम नहीं होती। कीचड़ में कमल खिलने से कमल की सुंदरता क्या घट जाती है? नहीं। इसलिए आज के युग में आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर लोग तय कर लेते हैं। यह कथन सत्य है, मेरी समझ से यह अनुचित भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा अथवा बाहरी चमक दमक के आधार पर तय नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के गुण, उसके चरित्र तथा उसकी योग्यताओं के आधार पर तय होना चाहिए। कबीरदास ने कहा है, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, अर्थात मूल्य तलवार का किया जाता है, उसके म्यान का नहीं। म्यान कितना भी आकर्षक हो, कितना भी चमकीला हो, ये तलवार की विशेषता होती है, उसके म्यान के ऊपर की चमक दमक की विशेषता नहीं होती। तो कोई भी व्यक्ति उसे खरीदना नहीं चाहेगा। कि खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, अधिकांशता का जीवन दर्शन सादा जीवन उच्च विचार रहा है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कम कपड़े पहनते थे लेकिन सर्वत्र सभी जगह पूजे गए। आज के संदर्भ में तो कहा गया है, सर्वे गुणा कांचना आश्रयंती, अर्थात सभी प्रकार के गुण व्यक्ति की धन दौलत पर आधारित है। आज संसार में ऐसे व्यक्ति को प्राय सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता जो दिखने में सीधा साधा लगता हो, जिसकी वेशभूषा चमक दमक से परे हो। पर इस प्रकार की धारणा रखना गलत है, क्योंकि गुदड़ी में लाल छिपा रहता है। अतः मेरा दृढ़ विचार है कि व्यक्ति के आचार व्यवहार का तरीका किसी की वेशभूषा देखकर नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, उसकी शैक्षणिक योग्यता, गुण तथा चरित्र की उच्चता के आधार पर तय करना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, यह क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, तिब्बत की भौगोलिक स्थिति क्या है?
तिब्बत कहाँ है? तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से क्या लगती है? यह समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर है। ये कहाँ है? समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचा है, ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी प्रदेश के रास्ते बहुत ही क्या है? ऊंची नीचे हैं। यहाँ पहाड़ों के मोड़ सुनसान और खतरनाक हैं। यहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं होती है। यहाँ एक और हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं तो दूसरी ओर नंगे पहाड़ हैं जिस पर पेड़ पौधे नहीं हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है? बहुत सुंदर है। धूप वाले भाग में जहाँ तेज गर्मी पड़ती है, वहीं छाया वाले भाग में खूब ठंडक होती है। जहाँ छाया रहती है वहाँ ठंडक, और जहाँ धूप है वहाँ पर गर्मी। यहीं पर एक थोंगला दुर्गम डांडा है। थोंगला यहाँ का दुर्गम डांडा है। तिंगरी एक विशाल मैदानी भाग है जिसके चारों ओर क्या है? पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। देवालय मीन्स मंदिर। तो यह भौगोलिक स्थिति तिब्बत की। 11वां क्वेश्चन है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो ये सबकी यात्रा भी अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायने में अलग है? तो आपके क्षितिज भाग पाठ में बहुत सारे ऐसे जो गद्य चैप्टर दिए गए हैं किस विधा में लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको बताया भी है कि आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य काल, दूसरा नाम इसको गद्य काल भी दिया गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। तो गद्य की जो विधाएं हैं उसमें आपको हम बताए हैं कि कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, व्यंग, संस्मरण, निबंध, ये सब क्या है? विधाएं हैं गद्य की। जैसे पहला चैप्टर आप पढ़े, दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा क्या है? कहानी विधा में लिखी गई है। अब कहानी किसे कहते हैं? कहानी उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटना के क्रम के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र या भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पहलू को प्रस्तुत किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। कहानी उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटना क्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र, भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पहलू को प्रस्तुत किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? तो कहानी दो बैलों की कथा में यही वर्णन किया गया है। लहसा की ओर यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? जिस रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत एवं कलात्मक वर्णन करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो यह लहसा की ओर क्या है? यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान, मोहन राकेश का लिखा हुआ आखिरी चट्टान क्या है? यात्रा वृत्तांत। उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है? निबंध। अब निबंध किसे कहते हैं? निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से करता है। कोई भी लेखक, कोई भी रचनाकार अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार प्रत्यक्ष रूप से वर्णन करता है। जैसे आप भी किसी टॉपिक, किसी विषय पर निबंध लिखते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति होती है वह स्वच्छंद होती है और जो कुछ देखते हैं उसी का वर्णन करते हैं। तो निबंध, ये उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध। सांवले सपनों की याद यह रेखाचित्र है। रेखाचित्र शैली में लिखा गया है। अब रेखाचित्र किसे कहते हैं? उस गद्यात्मक साहित्य को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है। रेखाचित्र उस गद्यात्मक साहित्य को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की,
किसी वस्तु की, किसी घटना की भाव का कम से कम शब्दों में यथार्थ चित्रण किया जाता है। तो यहाँ पर सांवले सपनों की याद, सालीम अली का जो चित्रण किया गया है वह यथावत चित्रण किया गया है। इस सांवले सपनों की याद किस विधा में लिखी गई है? रेखा चित्र में। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया, यह रिपोर्तार्ज शैली में। अब रिपोर्तार्ज किसे कहते हैं? जिस गद्य साहित्य में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिस गद्य साहित्य में किसी घटना का आंखों देखा वर्णन किया जाए, आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्तार्ज। प्रेमचंद के फटे जूते, व्यंग। अब व्यंग क्या है? दिखावापन। अब इस विधा में प्रेमचंद के फटे जूते यथार्थ चित्रण, समाज में लोग दिखावापन करते हैं लेकिन प्रेमचंद कहते हैं नहीं, यथार्थ जिंदगी जीना चाहिए, इसलिए व्यंग्यात्मक बातें उसमें लिखी गई है। व्यंग के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दिए गए हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया? व्यंग। मेरे बचपन के दिन, संस्मरण। अब संस्मरण किसे कहते हैं? किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सशक्त एवं रोचक भाषा शैली में पुनः मूर्त करता है तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ सही रूप का सशक्त एवं रोचक शैली में वर्णन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। तो मेरे बचपन के दिन, ये महादेवी वर्मा की जीवनी के बारे में लिखा गया है, जिसको संस्मरण शैली में लिखा गया है। एक तोता और एक मैना, यह किस विधा में लिखी गई है? निबंध शैली। तो इसमें आपको ये गद्य बताए थे कि जब हम गद्य पढ़ाएंगे तो गद्य की विधाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कहानी किसे कहते हैं, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, रेखाचित्र किसे कहते हैं, रिपोर्तार्ज किसे कहते हैं, व्यंग किसे कहते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो गद्य में आपको जो नहीं पढ़ना है चैप्टर, वो भोक्तावाद की संस्कृति और एक तोता और एक मैना, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। इस पाठ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं इस गद्य में दिया गया इसलिए इसकी विधाओं के बारे में बताए, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि किस विधा में लिखी गई है। तो प्रिय बच्चों, लहासा की ओर पाठ में बहुत सारे आंचलिक शब्द दिए गए हैं। उन आंचलिक शब्दों, आंचलिक का क्या अर्थ होता है? उस क्षेत्र विशेष की भाषा। अब उस क्षेत्र की विशेष की भाषा, जो आंचलिक शब्द दिए गए हैं, फरी, कलिंगपोंग, चोटी, खोटी, राहदारी, छंग, थोंगला, डांडा, कुची कुची, लंगोर, कंडे, कंडे मीन्स गोइठा होता है, उपली, भीटा, थुप्पा, गांव गिराव, भरिया, गंडा, तिंगरी, कंजूर, ये सब क्या है? वहाँ के आंचलिक शब्द दिए गए हैं। तो आपको समझ में आया होगा। शब्द के भेद के अंदर बताए थे ना कि शब्द के भेद तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो ये वहाँ के आंचलिक शब्द हैं। यह पाठ के बहुत सारे प्रश्नों को मैंने आपके सामने समझाया और बताया। इन प्रश्नों के उत्तर को आप लिख लीजिएगा। कुछ इस पाठ से मैं अति लघुत्तरी प्रश्न दे रहे हैं। पाठ को पढ़ करके उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।